दोस्तों, कभी कभी कातिल कत्ल करने के बाद लाश को छुपाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसे सुनने के बाद इंसानियत पर से भी भरोसा उठ जाता है। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी एक ऐसी ही घटना है, जहां कातिल अपने जुर्म को छुपाने के लिए लाश के छोटे छोटे करीब 300 टुकड़े कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। असल में हुआ ये कि एक महिला गायब हो जाती है और 20 दिन बाद उसकी लाश 22 टिफिन में बंद 300 टुकड़ों में मिलती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि ये महिला कोई मामूली महिला नहीं थी, बल्कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल और शहर के जानी मानी डॉक्टर की वाइफ थी। तो अब ऐसे में आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ की ये हालत कर सके, और ये पूरा केस क्या था जिसके खुलासे ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी। तो चलिए जानते हैं सब कुछ आज की इस कहानी में। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में नायपल्ली नाम की एक जगह है। इसी जगह में एक बड़े से बंगले में इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सोमनाथ परिदा अपनी पत्नी उषा श्री के साथ रहा करते थे। सोमनाथ परिदा ने 1970 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी, जबकि वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रहते हुए 1998 में आर्मी से रिटायर हुए थे। आर्मी में वो बतौर डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे। डॉक्टर सोमनाथ परिदा की गिनती आर्मी के बेस्ट सर्जन में की जाती थी। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद इन्होंने लंबे समय तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के लिए भी काम किया था। जब ये भुवनेश्वर में अपने घर पर रहने लगे तो इन्होंने अपना खुद का एक प्राइवेट क्लिनिक स्टार्ट कर लिया। डॉक्टर सोमनाथ परिदा और उषा श्री के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा डॉक्टर बनने के बाद अमेरिका में सेटल हो गया था, जबकि छोटी बेटी शादी के बाद दुबई में सेटल हो गई थी। दोनों बच्चे दूर रहते थे, मगर फोन पर वो अपनी माँ से अक्सर बातें किया करते थे। सोमनाथ परिदा कुछ अलग ही मिजाज के थे। इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। इस कारण से उनकी किसी से भी ज्यादा बनती नहीं थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। सामाजिक रूप से भी वो खुद को सबसे अलग ही रखते थे, जिसकी वजह से न ही कोई उनका दोस्त उनसे मिलने आता था और न ही कोई रिश्तेदार। कहने को तो उनका घर एक बड़ा सा विला था, मगर उसमें इन दोनों पति पत्नी के अलावा और कोई नहीं रहता था। यहाँ तक कि कुछ लोग तो सोमनाथ परिदा के इस बड़े से बंगले को भूतिया घर भी कहते थे। सोमनाथ परिदा का एक खास रूटीन था, जिसके मुताबिक वो शाम को 6 बजे सो जाया करते थे और सुबह 3 बजे जग जाया करते थे। सोमनाथ परिदा की पत्नी की बात करें तो वो भी अपने पति के गुस्सैल रवैये की वजह से ज्यादा कहीं आती जाती नहीं थी और न ही किसी से ज्यादा फोन पर बात करती थी। हफ्ते में 1-2 बार बच्चों से फोन पर बातें हो जाती थी। बस इसी तरह दोनों पति पत्नी का समय कट रहा था। जून 2013 में सोमनाथ परिदा के बड़े बेटे ने अपने पिता को फोन किया और पूछा कि कुछ दिनों से माँ का फोन बंद आ रहा है, कहाँ है मेरी माँ, बात करवाइए। इस पर सोमनाथ परिदा अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हारी माँ कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी के पास दुबई गई है। इतना सुनने के बाद वो दुबई में रह रही अपनी बहन के पास फोन करता है और माँ के बारे में पूछता है। इस पर बहन बताती है कि माँ तो दुबई में मेरे पास आई ही नहीं, और तो और पिछले कुछ दिनों से तो माँ से हमारी कोई बात भी नहीं हुई है। अब बेटा एक बार फिर से अपने पिता के पास फोन करता है और कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो, माँ तो दुबई गई ही नहीं। इस पर सोमनाथ परिदा अपने बेटे पर ही चिल्लाने लगता है और फोन काट देता है। जिसके बाद उनका बेटा कई बार उन्हें फोन करता है, मगर सोमनाथ परिदा फोन नहीं उठाता। अब थक हार कर बेटा भुवनेश्वर में ही रह रहे अपने मामा के पास फोन करता है और उनसे कहता है कि आप घर पर जाकर देखिए कि माँ कहाँ गई है, क्योंकि पिताजी कह रहे हैं कि वो दुबई में है, जबकि बहन ने बताया है कि माँ तो दुबई आई ही नहीं। इतना सुनने के बाद रंजन समल अपनी एक अन्य बहन के साथ सोमनाथ परिदा के घर पर जाते हैं। वो दरवाजे पर काफी देर तक खटखटाते हैं, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। काफी देर बाद दरवाजे के बगल की एक छोटी सी खिड़की खुलती है, जहाँ से सोमनाथ परिदा इन दोनों से कहता है कि तुम्हारी बहन दुबई गई है, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, यहाँ से चले जाओ तुम लोग। इस पर रंजन अपने जीजा सोमनाथ परिदा से कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो दुबई नहीं गई है। इतना सुनते ही सोमनाथ परिदा उन लोगों पर भी चिल्लाने लगता है और खिड़की भी बंद करके अंदर बैठ जाता है। इसके बाद बाहर खड़े वो लोग काफी देर तक दरवाजा पीटते हैं, मगर दरवाजा नहीं खुलता। अब रंजन को अपनी बहन की चिंता होने लगती है, जिसके बाद वो तुरंत पास के ही नयापल्ली पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस वालों को उषा श्री के गायब होने तथा सोमनाथ परिदा की हरकतों के बारे में बताता है।
पूरी बात सुनकर पुलिस तुरंत सोमनाथ परिदा के घर पर पहुंचती है और वो भी दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, मगर सोमनाथ परिदा अब भी दरवाजा नहीं खोलता। जिसके बाद पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस आते हैं। जब वो घर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोमनाथ परिदा बड़ी ही शांति के साथ अपने लिविंग रूम के सोफे पर बैठा हुआ था। अब क्योंकि घर के अंदर से कुछ दुर्गंध महसूस हो रही थी, इसलिए पुलिस वाले ये समझने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। वे लोग घर के हर कोने की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेते हुए जब वे सोमनाथ परिदा के बेडरूम में जाते हैं तो वहाँ उन्हें 2 बड़े से बक्से दिखाई देते हैं। ये वही बक्से थे जिसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी में रहते हुए सोमनाथ परिदा किया करते थे। पहले पुलिस वालों को लगता है कि सोमनाथ परिदा ने इन बक्सों में आर्मी से जुड़ी अपनी यादों को सहेज कर रखा होगा, मगर जब पुलिस वाले उन बक्सों को खोल कर देखते हैं तो वो सामान की बजाय टिफिन से भरा हुआ था। दोनों बक्सों में कुल मिलाकर 22 स्टील के टिफिन थे। इतनी अधिक संख्या में टिफिन देखकर पुलिस चौंक जाती है और जब पुलिस वाले उन टिफिन को खोल कर देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं। टिफिन में मांस के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। एक के बाद एक सभी 22 टिफिन को खोला जाता है। पता चलता है कि सभी टिफिन मांस के टुकड़ों से ही भरा हुआ है। पहली ही नजर में पता चल जाता है कि ये इंसानी मांस के टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को बड़ी ही सफाई के साथ काटा गया था। इन टुकड़ों के बारे में पूछे जाने पर सोमनाथ परिदा कहते हैं कि टुकड़ा उनकी पत्नी उषा श्री का ही है। दरअसल मेरी पत्नी साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। अचानक एक दिन उषा श्री ने अपना सर जमीन पर जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया और उसने इतनी देर तक अपना सर पटका कि उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने मुझसे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार शिरडी में करना। उषा की इच्छा अनुसार उसे ऐसे ही शिरडी ले जाना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने लाश के टुकड़े करके टिफिन में बंद कर दिए ताकि मैं एक एक करके उन टिफिन को शिरडी ले जाऊं और वहां उषा का अंतिम संस्कार कर दूं। ये सुनकर पुलिस वालों को बहुत अजीब लगता है। किसी को सोमनाथ की बात पर विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई कैसे खुद ही अपना सर पटक पटक कर मर सकता है। इसलिए पुलिस वाले सोमनाथ परिदा से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करते हैं। उधर जब उन टुकड़ों की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उन टुकड़ों में सिर वाला हिस्सा शामिल नहीं है। इसलिए अब सर की खोज शुरू होती है और ये खोज घर के अंदर बड़े से टेबल के ऊपर जाकर खत्म होती है। दरअसल सोमनाथ परिदा ने उषा का सिर काटकर हॉल के बीचों बीच रखे बड़े से टेबल पर ऐसे ढककर रखा हुआ था कि किसी को भी पता ना चले। सिर काफी हद तक सड़ चुका था। हालांकि बदबू कम थी क्योंकि बदबू छुपाने के लिए सोमनाथ ने खास केमिकल का उपयोग किया था। कटे हुए सर को टेबल पर रखने की वजह जब पुलिस वालों ने सोमनाथ परिदा से पूछी तो उसने जो बताया वो बेहद ही हैरान करने वाला था। सोमनाथ के मुताबिक वो हर रोज घंटों उसी टेबल के सामने बैठकर अपनी पत्नी उषा के कटे सिर से बातें किया करता था। सोमनाथ परिदा ने जो आत्महत्या वाली कहानी पुलिस को बताई थी उस कहानी पर पुलिस को जरा भी यकीन नहीं होता, जिसके बाद पुलिस कड़ाई से सोमनाथ से पूछताछ करती है और फिर सोमनाथ परिदा पुलिस को सारी सच्चाई बताता है। असल में दोस्तों उषा श्री को शक था कि सोमनाथ का चक्कर उसके ही क्लिनिक में काम करने वाली एक लड़की के साथ चल रहा है। इस बात को लेकर अक्सर सोमनाथ परिदा और उषा श्री के बीच लड़ाइयाँ होती थी। 3 जून 2013 को भी इसी बात को लेकर ही दोनों में लड़ाई हुई थी और बात इतनी बढ़ गई कि सोमनाथ परिदा ने पास में ही रखे स्टील के टॉर्च से उषा श्री के सर पर वार कर दिया। ये वार इतना जोरदार था कि उषा श्री वहीं पर गिर गई और बेहोश हो गई। पत्नी के बेहोश होने के बावजूद भी सोमनाथ परिदा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उन्हें तब तक टॉर्च से मारा जब तक कि उनकी जान नहीं ले ली। उषा श्री के मरने के बाद उनकी लाश को छुपाना सोमनाथ के लिए बड़ी चुनौती थी, इसलिए पहले तो उसने एक कमरे में लाश को रखकर कमरा बंद कर दिया और अगले दिन जब काम वाली आती है तो उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद वो पास के मार्केट में जाकर कुछ स्टील के टिफिन खरीद कर लाता है। अब घर में सोमनाथ परिदा के अलावा और कोई नहीं था। फिर उसने पहले दिन इत्मीनान से लाश के छोटे छोटे कुछ टुकड़े किए और उन्हें बाजार से लाए टिफिन में भर दिया। अब इसी तरह वो हर रोज एक नई दुकान से 2-3 टिफिन खरीदता था ताकि किसी को उस पर शक न हो और फिर उसी हिसाब से लाश के टुकड़े करके टिफिन में रख देता था। वो ऐसा तब तक करता रहा जब तक कि उषा श्री पूरी तरह टुकड़ों में नहीं बट गई। लाश की बदबू बाहर न फैले इसलिए सोमनाथ परिदा मार्केट से बड़ी मात्रा में बदबू छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल भी खरीद कर लाता है। इसके अलावा वो घर में फिनाइल का भी छिड़काव करता था ताकि बाहर बदबू ना जाए।
इस खुलासे के बाद 22 जून 2013 को सोमनाथ परिदा को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। हत्या तथा सबूत मिटाने की धाराओं के तहत सोमनाथ परिदा पर मामले दर्ज किए जाते हैं और केस की सुनवाई खुर्दा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शुरू होती है। सुनवाई के दौरान सोमनाथ परिदा का बेटा और बेटी भी अमेरिका और दुबई से वापस आते हैं और अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही देते हैं। बेटा बेटी द्वारा दी गई गवाही तथा पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत से साफ हो जाता है कि सोमनाथ परिदा ने ही अपनी पत्नी की हत्या की और फिर उसके शव को 300 टुकड़ों में काटकर टिफिन में रख दिया। सेशन कोर्ट द्वारा उषा श्री की हत्या का दोषी करार देते हुए सोमनाथ परिदा को 25 फरवरी 2020 को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फिलहाल सोमनाथ परिदा की उम्र 80 साल है और वो भुवनेश्वर के पास मौजूद झारपाड़ा जेल में अपने जुर्म की सजा काट रहा है। पुलिस की जांच पड़ताल में ये भी खुलासा होता है कि वो रात में अक्सर अपनी पत्नी के शव के टुकड़े करता था, जबकि दिन भर क्लिनिक में बिजी रहता था और क्लिनिक में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता था। यहाँ तक कि पत्नी की हत्या के बाद उसने क्लिनिक में बड़ी धूमधाम से अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही ये लड़की जितनी खूबसूरत है उसकी कहानी उतनी ही ज्यादा खौफनाक है। कहने को तो ये इंस्टाग्राम पर एक फिटनेस मॉडल इन्फ्लुएंसर है, पर असल में इसने इंस्टाग्राम और ओनली फैंस जैसे वेबसाइट का यूज सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया। इसने इन साइट से जितना ज्यादा पैसा कमाया उतनी ही ज्यादा इसकी आदतें भी खराब होती चली गईं। शराब और ड्रग्स का नशा इस कदर इस पर हावी होने लगा कि असल जिंदगी में वो क्या कुछ कर गुजरती थी उसका उसे होश भी नहीं रहता था। और ऐसे में एक दिन उसके हाथों से वो गलती हो गई जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो आखिर क्या थी वो गलती और कौन है ये लड़की और क्या है इसकी वो खौफनाक कहानी, ये सब हम आपको आगे कहानी में बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस लड़की की कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है कोर्टनी क्लेनी। कोर्टनी क्लेनी का जन्म 21 अप्रैल 1996 को अमेरिका के टेक्सास शहर में हुआ था। कोर्टनी क्लेनी को बचपन से ही डांस और एक्टिंग का बहुत शौक था और इसी वजह से जब ये बड़ी हुई तो इसने मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। मॉडलिंग की वजह से उसे अपनी बॉडी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो रेगुलर जिम जाया करती थी। उसका मॉडलिंग करियर ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहा, पर इसी बहाने उसका इंटरेस्ट फिटनेस में हो गया। अब वो ज़्यादातर टाइम अपना जिम में बिताया करती थी और जिम में ली गई अपनी तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करती थी। शुरू में कोर्टनी क्लेनी की जिम वाली तस्वीरें और वीडियोस वायरल तो नहीं हुए, पर एक दिन अचानक ही उसकी एक वीडियो वायरल हो गई। पहले तो कोर्टनी को भी इस पर भरोसा नहीं हुआ, पर जब उसने अपने वायरल वीडियो को बार बार देखा तो उसे एक बात अच्छे से पता चल गई थी कि उसकी ये वीडियो वायरल क्यों हुई। असल में दोस्तों, कोर्टनी क्लेनी का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें उसने सिर्फ बिकनी ही पहनी हुई थी और ये बात कोर्टनी क्लेनी को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इसके बाद कोर्टनी क्लेनी अपनी ज़्यादातर वीडियोस बिकनी में ही बनाने लगी और अपनी ज़्यादातर तस्वीरें भी बिकनी में ही पोस्ट करने लगी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में कोर्टनी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा हो गई और इंस्टाग्राम की वजह से कोर्टनी क्लेनी को बहुत सारे प्रोडक्ट के प्रमोशनल ऑफर्स भी आने लगे, जिससे उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। पर कोर्टनी क्लेनी का मन इतने से कहाँ भरने वाला था। उसे तो अपनी जिंदगी में ढेर सारा पैसा कमाना था, जिससे वो अपनी महंगी से महंगी ख्वाहिशों को आसानी से पूरा कर सके। इसी दौरान उसे किसी ने ओनली फैंस वेबसाइट के बारे में बताया। असल में दोस्तों, ये वेबसाइट बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि फेसबुक, पर यहाँ पर आपको एक मंथली फीस उस क्रिएटर को देनी पड़ती है जिसकी वीडियोस या फोटोज आप देखना चाहते हो। आसान भाषा में समझे तो यहाँ कुछ भी फ्री में देखने को नहीं मिलता और इसलिए ओनली फैंस के ज़्यादातर क्रिएटर ऐसे हैं जो अपनी अश्लील वीडियोस या फोटोज पोस्ट करते हैं ताकि उनके सब्सक्राइबर उनसे जुड़े रहें। तो जब कोर्टनी क्लेनी को इस वेबसाइट के बारे में पता चला तो उसने भी ओनली फैंस पर अपना अकाउंट बना लिया। और वायरल कैसे हुआ जाता है वो तो इंस्टाग्राम की मदद से उसे पहले ही पता चल चुका था। फिर क्या था, देखते ही देखते कोर्टनी क्लेनी ओनली फैंस पे भी काफ़ी फेमस हो गई। ओनली फैंस पे उसकी सफलता का अंदाज़ा आप इससे ही लगा सकते हैं कि उसकी एक साल की कमाई 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी।
अब जब कोर्टनी क्लेनी की कमाई करोड़ों में होने लगी तो उसकी अय्याशी और बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से उसे शराब और ड्रग्स की बुरी लत लग गई। वो अक्सर पार्टी करने बार्स एंड क्लब्स में जाने लगी। इसी दौरान नवंबर 2020 में एक पार्टी में कोर्टनी की मुलाकात क्रिश्चियन ओबमसेली नाम के एक युवक से होती है। पार्टी के दौरान क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी के बीच काफी नजदीकियां हो जाती हैं। इसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अभी तक तो इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जब दोनों ने साथ में रहने का फैसला लिया तब इनकी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। प्यार के इजहार के बाद क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी ने साथ में रहने का प्लान किया और फिर दोनों ने टेक्सास शहर में एक नया घर रेंट पे ले लिया और वहां पर दोनों लिव इन में रहने लगे। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, पर कुछ ही महीनों बाद क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं और इन झगड़ों की मेन वजह थी कोर्टनी क्लेनी का क्रिश्चियन ओबमसेली पर शक करना। असल में दोस्तों, ओबमसेली का किसी भी लड़की की तरफ देखना या उससे बातें करना कोर्टनी क्लेनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। समय के साथ साथ इनके बीच के झगड़े और भी हिंसक होने लगते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार झगड़े के दौरान कोर्टनी क्लेनी ने क्रिश्चियन ओबमसेली की थाइस पर चाकू से वार किया था और कई बार तो पार्टी के दौरान उसने क्रिश्चियन ओबमसेली के ऊपर वाइन ग्लास और प्लेट भी फेंक कर मारे थे। इन घटनाओं के दौरान क्रिश्चियन ओबमसेली कई बार घायल भी हुआ, पर वो हर बार अपनी गर्लफ्रेंड की इन गलतियों को माफ करता गया, क्योंकि जब कोर्टनी क्लेनी ऐसी हरकतें करती थी तो वो उस समय बहुत नशे में होती थी और जब उसका नशा उतरता था तो वो क्रिश्चियन ओबमसेली से माफी मांग लेती थी और क्रिश्चियन ओबमसेली हमेशा उसे इसलिए माफ कर देता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और ये बात उसने एक लेटर में लिखकर कोर्टनी क्लेनी को बताई भी थी। खैर, इन सब बातों से एक बात तो क्लियर थी कि इनका लिव इन रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था। इसलिए ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी ने मिलकर ये फैसला किया कि वो लोग टेक्सास शहर को छोड़कर मियामी में शिफ्ट हो जाएंगे ताकि मियामी शहर की खूबसूरती के बीच इनकी ये हिंसक लड़ाइयाँ खत्म हो सके। इसके बाद जनवरी 2022 में दोनों मियामी में शिफ्ट भी हो जाते हैं। यहाँ उन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट रेंट पे लिया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की, पर कोर्टनी क्लेनी कहाँ बदलने वाली थी। यहाँ भी कुछ ही दिनों में कोर्टनी ओबमसेली से लड़ाइयाँ करना शुरू कर देती है। इसका एक वीडियो भी बाद में सामने आया जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कोर्टनी ओबमसेली पर झगड़े के दौरान हमला करती थी। 3 अप्रैल 2022 इस दिन कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन ओबमसेली के बीच एक आखिरी लड़ाई हुई। आखिरी लड़ाई मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस लड़ाई में क्रिश्चियन ओबमसेली की जान चली गई। आखिर क्या कुछ हुआ 3 अप्रैल की शाम को, चलिए जानते हैं। 3 अप्रैल को दिन के 1:15 पर क्रिश्चियन ओबमसेली घर से बाहर जाता है, जबकि उस समय कोर्टनी क्लेनी घर पर ही रहती है और अपने ओनली फैंस वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। शाम को 4:33 पर ओबमसेली सबवे से 2 सैंडविच लेकर वापस आता है। इसके ठीक 10 मिनट बाद कोर्टनी क्लेनी अपनी माँ को कॉल करती है और उनसे करीब 6 मिनट बात करती है। कॉल काटने के बाद एक बार फिर से कोर्टनी क्लेनी अपनी माँ को कॉल करती है और इस बार वो लगभग 7 मिनट उनसे बात करती है। माँ से बात करने के बाद 4:57 पर कोर्टनी क्लेनी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल करती है और उनसे बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को चाकू लग गया है और उसका बहुत सारा खून बह रहा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इस कॉल के दौरान पीछे से ओबमसेली की भी आवाज आती है जिसमें वो कोर्टनी क्लेनी से कह रहा होता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे मेरा हाथ महसूस नहीं हो रहा है। इस कॉल के बाद पुलिस और मेडिकल टीम जल्द से जल्द उस अपार्टमेंट में पहुंचती है जहां कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन ओबमसेली रहते थे। अपार्टमेंट के अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक जाते हैं। घर में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और घर के एक कोने में ओबमसेली बेहोश पड़ा हुआ था। उसके सर को अपनी गोद में रखकर कोर्टनी क्लेनी बस रोई जा रही थी। मेडिकल टीम जब ओबमसेली की जांच करती है तो पता चलता है कि उसकी सांसें चल तो रही हैं पर बहुत धीमे। मेडिकल टीम तुरंत ओबमसेली को लेकर हॉस्पिटल जाती है, पर रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। इधर पुलिस अपार्टमेंट की पूरी जांच पड़ताल करती है और वहां से सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। पुलिस जब कोर्टनी क्लेनी से पूछताछ करती है तो कोर्टनी क्लेनी उन्हें बताती है कि उसके और ओबमसेली के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, पर कुछ ही मिनटों में ये झगड़ा लड़ाई में तब्दील हो गया।
लड़ाई के दौरान ओबमसेली उसका गला दबा देता है, पर किसी तरह वो ओबमसेली की गिरफ्त से बच निकलती है और भागकर किचन में जा पहुंचती है। ओबमसेली जब किचन की तरफ बढ़ता है तो खुद को बचाने के लिए उसने किचन में रखा चाकू ओबमसेली की तरफ फेंक दिया और वो चाकू सीधा ओबमसेली के सीने में जा लगा। इसके बाद वो फर्श पर गिर जाता है और उसके सीने से बहुत सारा खून बहने लगता है। कोर्टनी क्लेनी की बातों से पुलिस एक बात तो समझ चुकी थी कि ओबमसेली की हत्या के पीछे कोर्टनी क्लेनी का ही हाथ है, पर यहाँ एक पेच था कि क्या ये हत्या है या सेल्फ डिफेंस। अब इस पहेली को सॉल्व करने के लिए पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी थी, इसलिए पुलिस कोर्टनी क्लेनी को गिरफ्तार करके उसे हवाई के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज देती है, क्योंकि पुलिस को पूछताछ के दौरान ऐसा लगा कि शायद कोर्टनी क्लेनी अभी मानसिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं है। 1 महीने के इलाज के बाद कोर्टनी क्लेनी आज़ाद हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया था। करीब 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस कोर्टनी क्लेनी पर 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज लगाती है और उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया कि जो भी बातें कोर्टनी क्लेनी ने पुलिस से कही थी वो आधी सच और आधी झूठ है, क्योंकि कोर्टनी क्लेनी ने पुलिस को बताया था कि उसने चाकू करीब 10 फुट की दूरी से ओबमसेली पर फेंका था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो ये चाकू दूर से नहीं बल्कि बेहद करीब से मारा गया है। तभी जख्म इतने गहरे लगे हैं और जख्म का निशान ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अगर चाकू दूर से मारा होता तो जख्म के निशान इतने गहरे नहीं होते और ना ही ऊपर से नीचे की तरफ जाते। पुलिस ने यह भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोर्टनी क्लेनी के शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं मिला, जिससे ये साबित हो सके कि ओबमसेली ने उसे मारा था या उसका गला दबाया था, जैसा कि कोर्टनी क्लेनी ने दावा किया था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये भी बताया कि पुलिस को लगता है कि चाकू मारने के बाद कोर्टनी क्लेनी ने पहले अपनी मां को कॉल किया, ना कि पुलिस को, जिसकी वजह से 20 से 25 मिनट तक ओबमसेली का खून बहता रहा और इसी वजह से उसकी मौत हुई। अगर 20-25 मिनट पहले ही कोर्टनी क्लेनी ने कॉल किया होता तो शायद उसे बचाया जा सकता था। इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट में कोर्टनी क्लेनी की मां का वो मैसेज भी दिखाया जिसमें उन्होंने लिखा था कि सेल्फ डिफेंस की बात करना और उससे ज्यादा कुछ मत कहना। और आखिरी में पुलिस ने कोर्ट में कुछ ऐसे गवाह भी पेश किए जिन्होंने ये बताया कि पार्टी के दौरान हमेशा कोर्टनी क्लेनी ही ओबमसेली से झगड़ा करती और फिर उसे मारना शुरू कर देती थी। सारे सबूतों के सामने आने के बाद भी अभी तक कोर्टनी क्लेनी अपनी सेल्फ डिफेंस वाली बात पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कोर्टनी क्लेनी को कोर्ट गुनाहगार मानती है या नहीं, क्योंकि अभी तक ये केस कोर्ट में चल ही रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।